वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स जेस्ट में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स में ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ना तो हम 11वीं 12वीं में सही तरीके से पढ़ते हैं, या तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमसे रट्टा मार लेते हैं। और आगे चल करके हमें बहुत प्रॉब्लम करता है। चाहे आप नीट का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो, पीईटी से स्टेट बोर्ड, किसी के भी मतलब एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम, तो जहाँ पर फिजिक्स आता है वहाँ ग्राफ जरूर पूछता है। 1-2 क्वेश्चन आपको ग्राफ को देखने को ही मिलता है, और उस स्थिति में हम ग्राफ नहीं बना पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमको ग्राफ बनाना कैसे है, किस तरीके से बनाना अच्छे से सीख पाएंगे और उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 2 हिस्सों में इस वीडियो को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाते कैसे हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले के बेस पर कैसे ग्राफ बनाते हैं ये सिखाएंगे सबसे पहले। तो पहला है हम लोगों का ग्राफ कैसे बनाना। ग्राफ बनाना, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे कि मान लो ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 2D में क्या करेंगे, एक्स अक्ष में कोई एक वैल्यू लेंगे और वाई अक्ष में कोई एक वैल्यू लेंगे। इसका मतलब क्या है, वाई जो है वो एक्स का कोई फलन होगा, एक्स में परिवर्तन होगा तो वाई भी चेंज होगा। वाई क्या है हम लोगों का, एक्स का कोई फलन है। एक्स और वाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, कोई भी भौतिक राशियां हो सकती हैं। हम एक साधारण एक जनरल फार्मूला लेकर के बनाएंगे। तो यानी क्या होगा, ग्राफ में 2 चीजों के बीच में परिवर्तन को ही दिखाता है। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, हम पावर देखेंगे। क्या करना है, मान लो y जो है वो प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। हमको क्या देखना है, x व y की पावर देखना है। पावर देखना है मतलब जिन 2 के बीच में हमको ग्राफ खींचना है उनका पावर देखना है। अगर y जो है वो x की पावर 1 है, यानी एक पावर, एक घात के अगर अनुक्रमानुपाती है, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा होगा। अब सवाल है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारे बनेंगे। अब देखो, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, या मैं मान लो ऐसे बनाता हूं तो ऐसे बनेगा। कौन सा होगा, तीनों के तीनों तो स्ट्रेट लाइन है भाई, तीनों के तीनों। तो इसके लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कहां से शुरू होगा, तो कहां से शुरू होगा इसके लिए अगर हमको देखना है तो आप क्या कीजिए, x को 0 रख दीजिए। x को 0 रखोगे तो y की जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, वहां से स्टार्ट होगा। उदाहरण के तौर पे मान लो इस एग्जांपल में y इज प्रोपोर्शनल टू ax या समथिंग कुछ लिख लेते हैं। रुको, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, मैंने लिखा ax की पावर 1 है। तो अगर मैं यहाँ x को 0 रखूं तो मुझे y क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब इस फार्मूले के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। और एक पावर, इसलिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, y की पावर y इज इक्वल टू ax का ग्राफ, ठीक है। अगर मान लो y इज इक्वल टू, हमने लिखा ax प्लस b। अब पावर हमें देखना है, x की पावर देखना है, मैक्सिमम पावर कितना है, तो पावर कितना, 1 है। यहां पर अगर x को मैं 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, y जो है वो मिल जाएगा मुझे b। अब यहां पर क्या मिला, y की वैल्यू तो 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से स्टार्ट होगा, तो हमको ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर मैं यहां बोलूं y इज इक्वल टू ax माइनस b, तो अगर मैं x को 0 रखूं तो y मुझे क्या मिलेगा, माइनस b। यानी y अब यहाँ भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का y इज इक्वल टू ax माइनस b, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे देखो, v इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े गति का समीकरण u प्लस ए टी, या इसको वैसे लिख लो या ऐसे करके
ए टी प्लस यू ऐसे लिख लो। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देखें तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो टाइम के कितने पावर पर है, एक पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा, अगर इधर मैं टाइम ले लेता हूँ, इधर मैं वेलोसिटी लेता हूँ, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये u यहाँ पर तो t को 0 रखूं तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू। इस पर डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी पर। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो u है वो 0 है तो उस कंडीशन में v भी क्या आ जाएगा, 0, t बराबर 0 पर। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ऐसे, यानी v इज इक्वल टू ए टी। हमारे पास अगर t नहीं है तो इस तरीके से हम पहला देखें। अगर पावर 1 होगा तो हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 रख दो, यानी जो दूसरा वाला है x अक्ष में जिसको लिया गया उसको 0 रखो, हमको पता चल जाएगा पहला। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें पावर अगर 2 घात पर डिपेंड करता हो, अगर मैं कहूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2, अगर 2 घात पे है तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा हो जाएगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला, या एक बोल सकते हैं यू शेप का, यू आकार का बनेगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका स्क्वायर है तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू में भी पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव में भी पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइमेट्री होगा, सममित होगा, साइमेट्री होगा x अक्ष के दोनों ओर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, x अक्ष y। तो ये ग्राफ हमको मिलेगा इस तरीके से, ऐसे बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, x अगर यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है, इसके अकॉर्डिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखते y इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, y इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इस कंडीशन में x को 0 रखूं तो y क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, b मिलेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, और ऊपर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये कर दूं y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी करूं, अगर x को 0 रखूं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पॉजिटिव होगा, हमको देखना है एक्स स्क्वायर हुआ तो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। कहां से स्टार्ट होगा उसके लिए x को 0 रखो। ठीक है, ओके। अगर यही चीज को मैं उल्टा करूं, ध्यान सुनो, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, y अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो देखो x की वैल्यू कुछ भी रखूं वो तो पॉजिटिव मिलेगा, पर पहले से ही माइनस है। तो पहले से अगर माइनस है तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखो क्योंकि कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी रखो, सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव तरफ बढ़ेगा। तो यानी ये हो गया नेगेटिव तरफ आएगा, यानी y नेगेटिव, तो ये वैल्यू y वाला में आ जाएगा, नेगेटिव y में आएगा। ठीक, अब अगर यहां पर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखता हूं, यानी कुछ एक दूसरा वैल्यू, तो x 0 तो y क्या होगा, प्लस, तो प्लस में स्टार्ट होगा, यानी यहाँ स्टार्टिंग कहां से होगा, पॉजिटिव y वाले अक्ष में स्टार्ट होगा। क्लियर है। लेकिन ये ग्राफ कैसे है, x में कहां साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ किसकी ओर रहेगा, y किसकी ओर रहेगा, नेगेटिव की ओर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहां पर लिखूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी, अब ऐसे लिखूं तो क्या होगा, x 0 तो y कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव तरफ और बढ़ते जाएगा। तो ये स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी। क्लियर हो गया। तो जब भी, ये कहने का मतलब है कि जब भी y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 2 घात पर डिपेंड कर रहा है,
तो उस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। नेगेटिव तरफ जाएगा या पॉजिटिव तरफ जाएगा, ये क्या होगा, एक्स के सामने क्या चीज है, पॉजिटिव साइन है तो एक्स पॉजिटिव एक्स पर बनेगा, एक्स के सामने में अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव में बनेगा। एक्स में कुछ भी रहे क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो हमेशा ये उसी तरफ ही बढ़ेगा। क्लियर हो गया। इसका अगर एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल तो देखिए इसका एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m, हम लोग ऐसे लिखते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी भी कण की गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं संवेग का स्क्वायर/2m। अगर इसको लिखें तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया, संवेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इस स्थिति में अगर मैं गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, पावर 2 है, इसलिए कि ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इसलिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है। ये हो गया बात पावर 2 की। अगर पावर और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देखो अगर मैं पावर को और बढ़ा देता हूं, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4, ऐसे अगर बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, देखो जब पावर 2 था तो हमारे पास क्या था, ये हम लोग का y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2 पैराबोला। जब पावर 3 होगा तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, तो जितना पावर बढ़ेगा याद रखना, x की पावर या घात को जितना बढ़ाएंगे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, y की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा। और ये सिमेट्री बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो उस स्थिति में y की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां इस साइड इसको मैं अगर ऐसे बोलूं तो ये नहीं हो सकता, y की पावर y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, ये इस साइड तो बनेगा, ये पॉजिटिव x की पॉजिटिव x के लिए यहाँ इधर बनेगा, पर नेगेटिव x के लिए इधर नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव x में वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोगों का बन जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये वाला ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, यानी जब ये हो जाएगा तो ये एस शेप का बनेगा, एस आकार का बन जाएगा। क्लियर हो गया, एस आकार का बन जाएगा। ठीक, यानी जितना पावर हम बढ़ाते जाएंगे ये कर्व क्या होगा, पॉजिटिव, अगर एक ही तरह डायरेक्शन का देखें तो जितना पावर बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, उतना ही बढ़ते जाएगा। अगर हम पावर को घटाएं तो अगर मैं x की पावर 1 किया तो अभी हमने देखा था x की पावर 1, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 था, तो क्या था हम लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं पावर को और कम करूं तो पावर कम करूं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक ही जगह पर हम तीनों देख सकते हैं पॉजिटिव पावर के लिए। 1 पावर पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, पावर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, y की ओर शिफ्ट होगा, और पावर अगर हम x की घात को घटाते जाएं तो क्या होगा, वो ग्राफ जो है वो x की ओर शिफ्ट होगा, x अक्ष की ओर शिफ्ट होगा। समझ में आ गया। देखो तो ये आ जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे √x आ गया या वो घनमूल x, इस तरीके से जितना ये करते जाएंगे इधर शिफ्ट होते जाएगा, पावर बढ़ाते जाएंगे इधर बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया जब y x की पावर में पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव पावर में होगा तो क्या होगा, तो देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे। मान लो y जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/x है, व्युत्क्रमानुपाती है। उस स्थिति में ग्राफ कैसे बनता है, उस स्थिति में ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला बनेगा, अतिपरवलय बनेगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ऊपर में मान लो मैं इसको के लिख देता हूं, कोई भी एक टर्म्स है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ ऊपर की वैल्यू को बढ़ाते जाऊं, के की वैल्यू अगर बढ़ाते जाऊं, तो के को जितना बढ़ाते जाऊंगा ये जो ग्राफ होगा वो वाई की ओर ऊपर उठते जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। जैसे जैसे मान लो अभी लिखा मैंने ये हम लोग का कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मैंने लिखा k बाई एक्स। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं तो ये ऐसे ही ऊपर उठ जाएगा, यानी कि हो गया y इज इक्वल टू 2k बाई एक्स, ऐसे कर दिया। और बढ़ाते जाऊं तो ये और ऊपर ऐसे उठते जाएगा, यानी घात को ऊपर वाली संख्या को बढ़ाते जाऊं तो ये वैल्यू क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट होना चालू होगा। ठीक है। अगर मैं नीचे को पावर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं x की पावर अब बढ़ा दूं, x की घात को अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, x की घात अगर बढ़ेगी तो ये जो वैल्यू है आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे देखो अभी यहां पर ये इस प्रकार से था, ठीक है। जैसे मैं घात को बढ़ा दूं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है। अगर मैं और घात को बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर और शिफ्ट हो जाएगा। और ये याद रखना ये टच नहीं होगा, इसको रुको रहने दो इतना। यानी जैसे देखो ये हम लोग का है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपान एक्स, और ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हम लोग का है y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एक्स की पावर 2। यानी हम जितना घात बढ़ाते जाएंगे ये जो ग्राफ है वो उतना जल्दी y की ओर शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा। इसमें टच नहीं होता है ना, याद रखना ये ग्राफ कभी भी टच नहीं होता, लास्ट में जाकर के पैरेलल हो जाता है। तो x की घात हम जितना बढ़ाते जाएंगे ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ x अक्ष की ओर क्या होगा, तेजी से शिफ्ट होगा, नीचे आएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है। जितना घात हम बढ़ाते जाएंगे ये उतना जल्दी क्या होगा, जैसे यहां पे देखिए आराम से आ रहा है, ये वाला इतना ये और जल्दी गिर जाएगा। ठीक है। तो जितना घात बढ़ाते जाएंगे उतना जल्दी नीचे आते जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव पावर में कैसे वक्र बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, और ये हो गया नेगेटिव पावर में कैसे ग्राफ बनाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं, ग्राफ तो बन गया और इस ग्राफ का हम विश्लेषण कैसे करें। अगर हमको कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उस ग्राफ से किन किन चीजों के बारे में हमें पता चलता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। ग्राफ हल करना, सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी ग्राफ लेते हैं। ठीक है। कोई भी एक मैं ग्राफ ले रहा हूं और उस ग्राफ का हम लोग विश्लेषण करते हैं। मान लो मैं कुछ एक ग्राफ इस प्रकार से मैंने कोई ग्राफ बनाया। ठीक है। कोई ग्राफ बनाया, अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो अगर मैं यहां पर कोई एक लाइन, जैसे मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं ए, और मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं बी। ठीक है। और मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मिला देता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं, यहां से मैंने मिला दिया। ठीक है। अब तो ये वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये आएगा, और y में अगर देखें तो इसको हमने लिखा y1 और इसको हमने लिख लिया y2। यहां जो है इस यहां पर देखें तो ये वैल्यू क्या हो गया x, इसको हम लोग मान लेते हैं, और ये वाला वैल्यू चलो थोड़ा देखते हैं, ये वैल्यू क्या है x1 और ये वैल्यू क्या है x2। ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दिया, इस कर्व में एक लाइन खींच दिया किसी भी दो बिंदु पर, और वहां पर एक लाइन, इस लाइन को अगर मैं x अक्ष से सिर्फ आगे बढ़ा दूं तो यहां एक कोण बनेगा, इस कोण का नाम मैंने दे दिया थीटा। ठीक है। अगर मैं यहां पर tan थीटा निकालूं, देखो अगर मैं यहां tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होता है, y क्या होता है, वो लंब बटे आधार। तो लंब में क्या, ये वाला वैल्यू कितना होगा y2 माइनस y1
और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला लाइन, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, या इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा y बटे डेल्टा x। ये बता क्या रहा है समझो, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंजेस। तो y में चेंजेस बता रहे हैं, नीचे क्या है x में चेंजेस, तो ये बताता है x के रिस्पेक्ट में y में चेंजेस को बता रहा है, परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x को चेंज करने पर y किस प्रकार से चेंज हो रहा है इसके बारे में जानकारी दे रहा है। इस tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये स्लोप कौन सा है, कर्व का है क्या, नहीं, a से लेकर b, यानी ये जो इस कर्व में जो हमने एक लाइन खींचा उस लाइन ए बी का स्लोप है। ठीक है, क्लियर हो गया, डेल्टा y बटे डेल्टा x। ओके, अब यहां पर देखो y बटे x आ गया, डेल्टा y बटे डेल्टा x। अब मान लो ये y अक्ष है हम लोगों का, ये x अक्ष है, ये तो हमने y और x लिया है, लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ खींच रहे होंगे, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस y के जगह पर मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस है, जिसको हम लोग लिखते हैं x, दूरी मान लेते हैं, चलो दूरी या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन मान लेते हैं, और इधर मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ। अब x अक्ष में क्या आ गया, टाइम, और y अक्ष में क्या आ गया, दूरी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan थीटा हिसाब से, tan थीटा क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या आ जाएगा, समय। दूरी बटे समय क्या होता है, वेग होता है, या स्पीड बोल सकते हैं, चाल, या डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, वेग आ गया। इसका मतलब जब भी किसी स्लोप, मतलब किसी भी कर्व में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल बनेगा, वो लाइन जो है एक्स अक्ष में जो कोण बनाएगा उसका अगर tan थीटा लें, उस tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो किसी भी कर्व में लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो गया, y अक्ष में जो राशि होगा बटे x अक्ष में जो राशि होगा उनका भागफल होगा। वो भागफल कोई ना कोई दूसरा राशि दे रहा होगा। अगर वो कोई दूसरा राशि मिलता है तो वो राशि की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा से। tan थीटा यानी क्या है भाई, स्लोप है। इसका मतलब इस ग्राफ से अगर मुझे ये स्लोप पता है भाई, स्लोप यानी tan थीटा, अगर मुझे थीटा पता है तो क्या मैं यहां से वेग निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकल जाएगा वेग। इसका मतलब किसी भी कर्व में जो स्लोप खींचा जाता है वो क्या है, y अक्ष बटे x अक्ष आएगा। ठीक, और y अक्ष बटे x अक्ष अगर कोई तीसरी राशि मिला तो तीसरी राशि का मान किस पे डिपेंड करेगा, tan थीटा से मिलेगा। यानी हम मतलब किसी भी उनको भाग दे करके एक तीसरी राशि मिला, उस तीसरी राशि को हम लोग tan थीटा की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा देखो, अभी मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट के बीच में लिया। अगर मैं यहां पर फिर से एक बार बना रहा हूं, इसको देखो। अब यहां पर मैं लेता हूं x और y। ठीक, अब मैं यहां पर जो दूरी है, यहां पे ये पॉइंट को बहुत पास ले आ रहा हूं, a और b को बहुत पास ले आता हूं। अगर मैं a और b को बहुत पास ले आऊं तो क्या होगा, मान लो इसी पॉइंट पर लिख देता हूं। अब इस पॉइंट पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये लाइन तो क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा, टेंजेंट होगा भाई। ठीक है, अब अगर मैं इस स्पर्श रेखा का इस x अक्ष से बनाया गया कोण देखूं तो कितना होगा, थीटा। अगर ये निकालना चाहूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, यहां से इस पॉइंट से अगर निकालें तो ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा ना। ठीक, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां से tan थीटा अगर देखूं तो tan थीटा क्या होगा, y अक्ष बटे x अक्ष मिलेगा ना। तो y अक्ष बटे x अक्ष मतलब क्या हो गया, यहां पर ये वाला वैल्यू। यहां पर देखो अगर a और b अगर यही दोनों पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर, तो यहां से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला, जैसे इसको निकाले थे तो यहां से लेकर कि ये वाला था y2 माइनस y1, अगर मैं इसको पास ले आऊं यहीं पर रख दूं तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और x2 माइनस x1 इसको भी अगर पास यहां ले आए तो क्या होगा, छोटा। ये दोनों क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, dy, y बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dx।
तो dy बाई डी एक्स ये भी एक वैल्यू मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड किए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी तो कुछ एक वैल्यू मिलेगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर dx बटे ये जो वैल्यू था अच्छा बड़ा परिवर्तन था इसलिए डेल्टा लिखे, अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखता, अगर इसी में ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता x और t, तो यहाँ पर अगर मैं लेता मान लो यहाँ पर लेता dx बटे dt, तो ये क्या हो गया दूरी बटे समय, ये क्या होता है ये भी तो वेग होता है, तो ये भी हमको क्या मिलेगा वेग मिल जाएगा भाई। और ये वेग कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमको इसके स्लोप से, ठीक है भाई ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब भाई यहां भी स्लोप खींचे तो वो क्या होगा इन दोनों का डिवीजन से जो तीसरी राशि मिला वेग मिला, यहां भी इन दोनों ये स्लोप क्या बता रहा है वेग को बता रहा है, और यहां जो वैल्यू है यहाँ जो लिए टेंजेंट खींचे हो तो स्पर्श रेखा, और यहाँ पे क्या है लाइन का इस रेखा के साथ बनाया गया है स्लोप है, और ये क्या है स्पर्श रेखा का इसके साथ बनाया गया आपका क्या बोलते हैं स्लोप है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखिए यहां पर अगर देखें तो बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी dx बटे dt, ये एक छोटा सा, अगर टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो परिवर्तन भी क्या होगा बहुत छोटा होगा। तो उस छोटे से समय को अगर हम बात करते हैं, छोटे से टाइम में अगर किसी चीज को देखना चाहें तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट यानी तात्क्षणिक। तो यहाँ जो वैल्यू मिला है वो क्या हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या हम बोलते हैं हिंदी में तात्क्षणिक, यानी उस पॉइंट पर एक टाइम पर, इस टाइम पर हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो, तो इस टाइम पर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है तो dx बटे dt यानी कितना है स्लोप। तो देखो y अक्ष बटे x अक्ष करें तो एक तीसरी राशि जो मिलेगा फिक्स है, तीसरी राशि जो भी है उसका वैल्यू हमेशा tan थीटा पर ही डिपेंड, tan थीटा ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो अगर ये लाइन जो स्लोप बनाएगा वो पूरा के लिए आ गया, इस पूरे कर्व के लिए आ गया, तो चूंकि पूरे कर्व के लिए आया तो इसका मतलब ये बड़े टाइम इंटरवल में है, बड़े कर्व के बीच में है, तो ये जो निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, क्या बोलेंगे एवरेज या औसत। यानी मैं यहां लिख सकता हूं, इसको कहां पे लिखूं रुकिए रुको, तो यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं अगर ये जो लाइन ड्रॉ किया ये जो बनाया कोण, ठीक है, यानी ग्राफ पर या कर्व पर अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन द्वारा बनाया जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या बताता है एवरेज वैल्यू को देता है। किस वैल्यू को देता है एवरेज वैल्यू, जो भी राशि मिलेगा उसका क्या मान बताएगा औसत मान को बताएगा। और किसी टाइम पर, किसी टाइम बोलना चाहिए उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप बनाए, दूसरा क्या कहा ग्राफ पर या कर्व पर ना, कर्व पर अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा के द्वारा बना स्पर्श रेखा का स्लोप ये क्या होता है इंस्टेंट वैल्यू देता है, तात्क्षणिक मान को बताता है, तात्क्षणिक मान को बताता है। इतना समझ में आ गया। तो हमने दो चीजें समझा कि जब भी हम लोग y अक्ष बटे x अक्ष करेंगे तो उसको डिवाइड करने से तीसरी राशि अगर मिलता है तो वो हमेशा क्या होगा स्लोप होगा। अगर वो लाइन का स्लोप है तो एवरेज वैल्यू मिलेगा, अगर वो किसी क्या बोलते हैं आपका स्पर्श रेखा का स्लोप है तो क्या मिलेगा तात्क्षणिक मान मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये tan थीटा मिला, पर tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें अब देखो यहां पर देखो हम लोग जानते हैं कि स्लोप हम लोगों के पास क्या मिला भाई, स्लोप मिला हम लोगों का tan थीटा बराबर y अक्ष में जो भी वैल्यू होगा उसको लिख लेना, और मैं बता रहा हूं x अक्ष में जो वैल्यू है उसको लिख लिए, ये मिला। ठीक है, अब देखो tan थीटा की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो tan थीटा का जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन भी होता है और नेगेटिव साइन होता है।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो हमको पता है कि जो tan थीटा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, धनात्मक स्लोप। धनात्मक स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप क्या बता रहे हैं, y अक्ष के सापेक्ष में, सॉरी x अक्ष के सापेक्ष में y अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x बढ़ा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा, x घटा तो y भी क्या होगा, घटेगा। इसके बारे में बता रही पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ओके। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में रखते हैं, 90 से बड़ा है और 180 के बीच में है, तो हमको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है 90 और 180 के बीच में, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक स्लोप का मतलब है अगर x में परिवर्तन हो रहा है, x को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, घटेगा। x बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। ये बात हो गया। अब दूसरा चीज, ये हो गया उसका नेचर। दूसरा हम इसमें देखते हैं इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो tan थीटा का मॉड होगा ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, tan थीटा का मॉड। यानी जो प्लस में देख, इधर वैल्यू नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव आता है, पर जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन को नहीं लेते, हम सिर्फ उसका वैल्यू को लेते हैं। तो वैल्यू को अगर लें तो हमको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में थीटा बढ़ाने पर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये आपको पता है 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है 0 से अनंत की तरफ, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस तरफ 90 से 180 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर tan थीटा की वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन को अगर हटा दें तो वैल्यू अगर देखें तो क्या होता है, वो घटते जाता है। पहले 0 से 90 तक बढ़ा, फिर उसके बाद घट जाता है। क्लियर हो गया, इस तरीके से ही आएगा, ओके। अब इन दोनों का फायदा क्या, इन दोनों से हम कैसे किसी ग्राफ को एनालिसिस करेंगे। देखो एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, उसको समझते हैं। मान लो यहां पे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ बनाए। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। देखो अगर हम यहां पर देखें तो मैं यहां पे से कुछ लाइन खींच रहा हूं। जैसे देखो मैं यहां पर एक टेंजेंट लेना चाहता हूं, यहां अगर एक मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया, इसको मान लेते हैं, मैंने कहा θ1, क्या कहा, θ1, ठीक। अब अगर मैं यहां पर अगर टेंजेंट खींचूं तो ये टेंजेंट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना, यहां से ऐसे लगभग। तो ये 90 तो नहीं होगा, पूरा 90 करेंगे तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा। तो 90 से क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा। तो अगर आप देखोगे तो θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, पर दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ये आपका क्या है, 90 से छोटा है। यहां पर देखो तो 90 से छोटा है ना, तो इसका मतलब थीटा जो है वो क्या हो गया, 90 से छोटा। तो जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप का नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा, घटाने से क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर अगर स्लोप खींचूं एक टेंजेंट, तो टेंजेंट तो ये आ जाएगा और x अक्ष भी यही आ गया। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया यहां पर, 0। तो स्लोप क्या हो गया भाई, 0। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा यहां पर, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर, देखते हैं इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं यहां से, तो देखो यहां पे मैं खींचूं तो ये इस प्रकार से मैं खींचूंगा। तो यहां से देखें तो ये एंगल ये हो गया, इसको मान लेते हैं θ1, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अच्छा नहीं इसको θ2 मानते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर खींचूं तो ये वाला भी मान लो ऐसे करूं तो ये हम लोगों का मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको मैंने कहा θ1। अब आप बताइए इन दोनों में अगर देखूं तो ये दोनों के दोनों जो कोण है वो कैसे है, देखो 90 से बड़ा है। यानी इस साइड में
थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से बड़ा है, इस साइड में थीटा की वैल्यू क्या 90 से छोटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा छोटा है तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी जो स्लोप है वो कैसा है हम लोगों का पॉजिटिव, और यहाँ पे 90 से बड़ा हो गया तो जो स्लोप है हम लोगों का वो क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या बताया था, एक्स के घटाने से वाई क्या होगा बढ़ेगा, और वाई एक्स को अगर बढ़ा दूं तो वाई क्या हो जाएगा घटेगा। आप ही देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने क्या था, देखो थीटा, देखो थीटा अगर आप देखोगे तो थीटा 1 अगर देखें तो ये ज्यादा है, ये मतलब ये इतना है, और थीटा 2 देखो ये और ज्यादा झुका हुआ, एक ऐसे है लगभग और एक ऐसे है, तो किसका कोण ज्यादा है भाई, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो यानी नीचे आने पर कोण क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि 90 से उधर देखें तो ये थीटा बढ़ाने से tan थीटा की मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब यहां पर स्लोप नेगेटिव है, यहां पर 0 और यहां पे पॉजिटिव। ठीक, तो नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव, तो अगर मैं यहां पर स्लोप का नेचर देखूं तो स्लोप को इस पूरे कर्व में अगर मैं देखूं तो पूरे कर्व में नेगेटिव से किसकी ओर जा रहा है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हो गया बढ़ते गया। तो स्लोप कैसा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा कैसा हो रहा है बढ़ते जा रहा है, स्लोप का नेचर कैसा हो रहा है बढ़ते जा रहा है। पर अगर मैं यहां मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड यानी क्या है tan थीटा का वैल्यू, तो अगर आप देखो तो मैंने क्या बताया यहां पर नेगेटिव वाले में जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है घटता है, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर मैग्नीट्यूड क्या होता है घटता है। तो यहां पर देखो थीटा बढ़ाने से मैग्नीट्यूड घटा है, इसका मतलब यहां ये वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब पहले क्या होगा घटेगा, फिर यहां पर क्या हो गया 0। यहां पर देखते हैं अब, यहां पर क्या देखो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 90 से कम, 90 से कम में क्या होता है थीटा की वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। तो मुझे बताओ थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहां तो थीटा घट गया भाई, यहाँ थीटा बढ़ा, ठीक है, और यहां भी क्या हो रहा है थीटा बढ़ रहा है। तो यहाँ थीटा बढ़ाने से क्या होगा 0 से 90 के बीच में थीटा बढ़ाने से tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो यानी इस कर्व में अगर हम लोग देखें तो जो भी वैल्यू है वो सबसे पहले क्या हो रहा है पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, पहले घटा फिर बढ़ा, मैग्नीट्यूड घट रहा है बढ़ रहा है, पर स्लोप हमेशा कैसा है इंक्रीजिंग हो रहा है, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। क्लियर है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर मान लो इस y अक्ष में अगर मैं दूरी को ले लेता, मान लो इसमें मैं दूरी को लेता और इधर मैं टाइम को ले लेता, तो ये इन दोनों का स्लोप हमको क्या मिलता वेलोसिटी देता। तो वेलोसिटी का अगर नेचर देखें तो क्या होगा, यहां से यहां देखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है घटेगा, देखो स्लोप नेगेटिव है, और हमका इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या होगा थीटा घटने से बढ़ेगा, थीटा ही तो बढ़ रहा है ना उल्टा, सॉरी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है घट रहा है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी शुरू में क्या होगा घटेगा और बाद में क्या हो जाएगा बढ़ेगा। और इस चीज को आप इससे भी देखो स्लोप से बताया था, नेगेटिव स्लोप का मतलब है एक्स को अगर बढ़ाएं तो वैल्यू घटेगा और घटाएं तो बढ़ेगा। तो देखो एक्स जैसे एक्स में टी है तो टी को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वाई की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है घट रही है। यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था बढ़ाने से बढ़ेगा। तो देखो एक्स को जो है एक्स मैंने टी, तो टी टाइम को जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा ग्राफ बनाते हैं, देखो एक और ले लेते हैं स्लाइड, उल्टा करके देखते हैं। देखो ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर अगर देखें तो देखो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इस पॉइंट अगर देखो तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूं तो इस टेंजेंट का एक्स अक्ष से बनाया गया कोण कितना होगा 0, ठीक है 0। अब देखो यहां पर अगर मैं लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट खींचता हूं तो टेंजेंट कैसे आएगा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं थीटा 1,
ठीक है। अब यहाँ पर एक टेंजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट लूँ तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ θ2, ठीक है, ओके ठीक। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो थीटा की वैल्यू देखो नेगेटिव है या पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है 90 से छोटा है, तो थीटा जो है वो 90 से छोटा है, यानी स्लोप हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहां स्लोप हमारा कैसा हो गया, 0, ठीक है, ओके। यहां पर अब बात करते हैं, यहां अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखो, इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, ठीक। अब यहां पर अगर मैं लेना चाहूं तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब यहां पर कोण देखो, इसको मैंने कहा θ1, इसको मैंने कहा θ2। अगर इसमें देखें तो कौन सा कोण बड़ा है बताओ, θ1 देखो ये ज्यादा है और θ2 देखो क्या है, कम है। θ2 क्या है, ज्यादा, θ2 क्या है, θ1 ज्यादा और θ2 क्या है, कम है। तो यहाँ पर और ये दोनों का ही वैल्यू देखोगे तो क्या है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसलिए हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्स अक्ष बढ़ेगा तो वाई अक्ष की वैल्यू घट जाएगी, पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक्स अक्ष में बढ़ेगा तो वाई अक्ष की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक। ये हो गया स्लोप के बारे में। तो इस स्लोप से हमको क्या पता चल रहा है, देखो इसमें अगर यहां से लेकर के ऐसे जाए, इस पूरे कर्व में जाएं तो यहां पर पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तो स्लोप कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, मतलब घट जा रहा है। तो स्लोप का नेचर क्या हो गया, तो स्लोप का नेचर अगर हम लोग देखें तो स्लोप कैसा हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, घटते जा रहा है भाई, ठीक है, घटते जा रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड को देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पे देखो, यहां से इधर जाएं तो θ1 और θ2 के बारे में बात करो। देखो ये वैल्यू देखें तो θ1 जो है यहां पर ये ऐसे है और θ1 थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ, अगर देखो तो ये ज्यादा है और इधर से ये वाला में देखो थोड़ा सा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू ज्यादा है, θ2 बड़ा है θ1 से भाई, θ2 बड़ा है θ1 से, यानी θ1 देखो ऊपर अगर हम लोग जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम, तो ऊपर जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो थीटा जो है वो कम हो रहा है, और थीटा की वैल्यू कैसी है, सॉरी थीटा किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में थीटा अगर घटे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है। इसका मतलब यहां से इधर जाने पर मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, घटेगा। पहला फर्स्ट में क्या होगा, घट गया, यहां पर क्या हो गया, 0। अब आते हैं इस जगह पर, इस जगह पर अगर बात करें तो θ1 और θ2 में देखें तो θ1 बड़ा है θ2 से, θ1 कहाँ का कोण है, यहाँ पे, और θ2 कौन सा कोण, ये वाला। तो अगर देखें तो पहले ज्यादा कोण था, बाद में क्या हो गया, कम, यानी थीटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। थीटा क्या हो गया, डिक्रीज। तो थीटा कैसे डिक्रीज होता है, देखो सीधा स्लोप अगर डिक्रीजिंग है तो थीटा डायरेक्टली डिक्रीजेस होते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ भी कम है, क्लियर हो गया, थीटा कम। और देखो 90 से ऊपर है, 90 और 180 के बीच में थीटा अगर नेगेटिव है, सॉरी थीटा को अगर कम करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड उल्टा होता है। नेगेटिव स्लोप में तो वैसे भी उल्टा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो पहला क्या हो गया, मैग्नीट्यूड घटा, बाद में मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरीके से अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो देखो ये वाला में क्या हो रहा है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला हो रहा है स्लोप, मैग्नीट्यूड क्या रहा है, पहले घट रहा है, बाद में क्या हो रहा है, पहले घटा बाद में बढ़ा। यहां पर देखें तो पहले क्या हो गया, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, पहले घटा फिर बढ़ा। तो इन दोनों को अगर एक साथ याद करना चाहें तो इसको एक तरीका है, देखो पिछला वाला अगर देखोगे तो ये क्या है, उल्टी खोपड़ी वाला, सीधा कटोरा, ठीक है, सीधा कटोरा। अगर सीधा कटोरा वाला है, ठीक है, ऐसे याद रखो, सीधा कटोरा वाला, तो अगर सीधा कटोरा है तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला होगा, ठीक है। अगर उल्टा खोपड़ी वाला होगा तो क्या होगा, स्लोप हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग वाला।
लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों में ही क्या होगा, पहले घटेगा फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। पहले घटेगा फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ये हो गया, क्लियर है। अब आते हैं दूसरा एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या देख लिए, ग्राफ स्लोप देख लिए, कर्व है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक 2 पॉइंट लेता हूँ, ये x1 ये x2 और ये मान लो लगभग बहुत छोटा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, तो ये वाले को दूरी को मैं मान लेता हूँ y में क्या है, y है। अगर मैं यहाँ से इसका एरिया निकालना चाहूँ, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, एरिया, ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा इन दोनों का, यानी कि x2 माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा y, या इसको लिख सकते हैं y इंटू डेल्टा x, क्या ले सकते हैं, डेल्टा x। अब देखो y में कोई वैल्यू होगा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसी तरह x में कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर वो कोई तीसरा क्वांटिटी मिल जाता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस y में मैं मान लेता हूं फोर्स है और x अक्ष में मान लेता हूं डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो अगर ऐसा लिखूं तो देखो फोर्स इंटू फोर्स लिखे y में और इधर वाला क्या लिखे dx या डेल्टा x, तो बल गुणित विस्थापन ये क्या होता है, कार्य, यानी एक कार्य हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ में कार्य निकालना चाहूं तो ये कार्य कैसे मिला, कार्य कैसे मिला, y इंटू डेल्टा एक्स, यानी फोर्स इंटू डेल्टा एक्स क्या कार्य, ये कार्य कहां से मिला है, क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो जैसे हम उसमें y अक्ष और x अक्ष को भाग देने से कोई तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है तो उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होता था, उसका स्लोप से पता चलता है। ठीक वैसे यहां पर अगर इन दोनों को y और x अक्ष की क्वांटिटी को गुणा करें तो अगर कोई तीसरा क्वांटिटी मिलता है तो उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, यानी उस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्व से घिरा क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया, क्लियर है, कर्व से घिरा क्षेत्रफल। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटा है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे और बहुत ही छोटा ले लेता हूँ, चलो मान लो ऐसे मैं बहुत छोटा सा ले लेता हूँ, तो अगर छोटा ले लूं तो ये जो डेल्टा x है, यानी ये जो डेल्टा x अगर है वो बहुत छोटा है, तो इसको मैं डेल्टा x को क्या लिख सकता हूँ, dx लिख सकता हूँ, बहुत छोटा dx लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, f इंटू dx, अगर इसके रूप में लिखूं तो ये हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, यानी एक तीसरा क्वांटिटी जो है। ये समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे इतने छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बना देता हूँ, ये एक ठो ऐसे डेल्टा एक्स यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी dx ये भी dx ये भी dx, ऐसे इस पूरे कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दे रहा हूँ, dx की दूरी में फ्रैक्शन में तोड़ दूं। अगर ऐसे तोड़ दूं और इन सबको मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, यानी क्या होगा, इधर वाला वैल्यू होगा कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ f इंटू dx प्लस f इंटू dx प्लस f इंटू dx, ऐसे में बहुत सारा करते जाऊँ इसको, तो ये क्या होगा, बहुत छोटे छोटे। तो इसको करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन f इंटू dx मिलेगा और यही हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो f इंटू dx का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन f इंटू dx मतलब इन सब छोटे छोटे जो dx यानी स्मॉल दूरी में जो फोर्स था उन सब को हम क्या करते गए, जोड़ते गए, तो इस पूरे कर्व के लिए मिल गया। तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, टोटल वर्क को बता रहा है। ये इंटीग्रेशन वाला हमेशा क्या बताएगा, टोटल, यानी कुल कार्य को बताएगा, कुल वैल्यू को बताएगा। और यहाँ जो मैंने निकाला वो क्या था, वो उस दूरी पर, इंस्टेंट पर बोल सकते हैं। जैसे उसमें निकाले थे ना कि किसी तात्क्षणिक मान निकाले थे और एक एवरेज निकाले थे, तो एवरेज यहाँ भी क्या होगा, तात्क्षणिक, यानी किसी एक छोटे से जगह पर एक फ्रैक्शन में निकालें तो क्या होगा, उस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू होगी और वो किससे मिलेगा, उस इंस्टेंट पर जो कर्व है उसका क्षेत्रफल। अगर हम इस पूरे कर्व का क्षेत्रफल निकालें जो कि कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन से, अगर इस पूरे कर्व का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, टोटल वैल्यू मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो इसका मतलब इन दोनों को याद रखना। अब तो स्लोप से क्या वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू यहां से क्या वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई एरिया अंडर कर्व से कौन कौन सा वैल्यू निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो
स्लोप में क्या निकालेंगे, देखो स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसको हम एक तरीके से बोले तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ये एक तरह से क्या है, अवकलन ही तो है ना। तो जहां अवकलन करना है ना, तो अवकलन की वैल्यू यानी किसी इंस्टेंट पर कोई वैल्यू निकाल, तो अवकलन अगर करना हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्लोप निकालेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले थे तो क्षेत्रफल वाला वैल्यू देखो, तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या था, जो कर्व का क्षेत्रफल ना, कर्व का क्षेत्रफल क्या था, y इंटू डी एक्स, और पूरा कर निकाले तो क्या था, इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, समाकलन। तो जब हमको समाकलन, कोई वैल्यू अगर हमको समाकलन से मिलती है, किसी जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दो क्वांटिटी के समाकलन से, तो वो वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, कर्व, उस कर्व के क्षेत्रफल से निकालोगे। और अगर किसी का मान दोनों के अवकलन से मिल रहा है, यानी डिवाइड करने से मिल रहा है, तो उसका मान कैसे निकालोगे, उस कर्व का स्लोप। तो कर्व का स्लोप तुम्हें क्या बताता है, अवकलन से निकालोगे, और कर्व का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समाकलन। उदाहरण के लिए जैसे स्लोप से क्या क्या चीज निकाल सकते हो, देखो जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय। एक्सीलरेशन अगर निकाले तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन आपका होता है वेलोसिटी बटे टाइम। अगर हम लोग निकाले फोर्स, तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं संवेग, dp बाई dt लिखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो गया, जहां पर हमको वेग निकालना हो, त्वरण निकालना हो, बल निकालना हो, इन सब को अगर हम लोग करें तो यहां से क्या मिलेगा हमको, इस स्लोप। ये सारी वैल्यू किससे निकलेंगे, उस ग्राफ के स्लोप से मिलेंगे। समाकलन करके ये वाला कर्व वाला कहां से मिलेगा, देखो हम लोग जानते हैं बल क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ये वाला हो जाएगा। जैसे आप लोग निकालोगे वैद्युत, ये वाला पढ़ोगे, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है dv बटे dx। तो यहां से अगर मैं विभवांतर निकालना चाहूं तो विभवांतर हो जाएगा a इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो कहीं पर अगर हमें विभवांतर निकालना है तो उसको क्या है, वैद्युत क्षेत्र और दूरी को क्या करेंगे, उसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो टोटल विभवांतर मिल जाएगा। तो जहां पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कर्व का अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, और अगर स्लोप निकालें तो अवकलन वाला वैल्यू। क्लियर हो गया। तो जब भी हम टोटल वैल्यू, ज्यादातर ऊर्जा, कार्य हो या ऊर्जा हो, ठीक है, जहां भी ये सब कर निकालना होता है वहां पर हम इस तरीके का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।